दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का मास्टर वीडियो देख रहे हैं लोग। इसके पहले हम लोग पॉलिटी का, उसके बाद भारतीय ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लिए हैं लोग। अगर नहीं देखे हैं लोग तो लिंक उसका यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से जाके देख लीजिएगा, या प्ले लिस्ट बनाया गया है वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरे सिलेबस को कवर करता है। देखिएगा कि छठा से लेके इसमें 12 तक दिया गया है, तो टोटल इसमें आ जाएगा। तो एक बार इसे पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा सिलेबस ये हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आप देखिएगा कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से भी। तो चलिए, हम लोग का जो आज पढ़ना है ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। तो स्टार्ट किया जाए। पहला, तो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से देखा जाए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किसके मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है या अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, या कहें कि पृथ्वी का निर्माण दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका सजीव हो जाएगा और एक अजीव हो जाएगा। और सजीव में भी देखिएगा कि दो चीज़ है, एक आपका पादप हो जाता है यानी पेड़ पौधा, और दूसरा का हो जाता है आपका जिसमें जीव जंतु आ जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए कि इसमें अजीव होगा यानी कि जिसमें जीवन ना हो, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन तीनों का पारस्परिक संबंध जहाँ पे स्थापित होता है उसे इकोलॉजी बोला जाता है। खास करके पादप और जीव एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। देखिए कि पेड़ पौधा क्या करता है लोग कि CO2 लेता है लोग और O2 छोड़ता है लोग यानी ऑक्सीजन। और वहीं पे मनुष्य हो गया या जीव जंतु हो गया कि ऑक्सीजन लेता है लोग और CO2 छोड़ता है लोग। तो परस्पर देखिए कि दोनों का संतुलन बना रहता है, और जहाँ पे अच्छी तरीक़े से बना हो तो उसे बोला जाता है पारिस्थितिकी, और उसका अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है। तो ये समझ गए होंगे। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं लोग। एक जैविक घटक जिसमें जीवन की संभावना हो, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं हो, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, कुकर, जितना चीज़ है, कॉपी किताब, ये सब आपका अजैविक में आ जाएगा। एक भौतिक संगठन और एक ऊर्जा संगठन। तो जानते ही हैं कि ऊर्जा संगठन यानी कि जिससे ऊर्जा प्राप्त करता हो एक जीव, दूसरे जो ऊर्जा का प्रमुख साधन है जैसे सनलाइट हो गया, ये सब हो गया, तो सभी मिलके ये होता है। उसके बाद देखिए कि प्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए कि घास स्थल, वन, मरुस्थल किस पारितंत्र के उदाहरण है, तो ये स्थलीय पारितंत्र हो जाएगा। तो स्थल पे रहता है लोग तो स्थलीय ही होगा। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो उसे पारिस्थितिक कर्मता बोला जाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये हो जाएगा रेमनेट लिडेमैन के द्वारा ये दिया गया था। 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचने वाले। तो इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। तो जैसे देखिए कि जो घास फूस रहता है, तो घास फूस को कौन खाता है, तो बकरी खरगोश खाता है लोग। तो बकरी खरगोश को कौन खाएगा, तो उससे जो मांसाहारी जानवर है लोग जैसे सियार हो गया, ये सब खाता है लोग। और उनको कौन खाता है, तो शेर खाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और C पॉइंट मान लिया जाए। तो जैसे कि इसमें 100% जो ऊर्जा है, तो जो बकरी या खरगोश खाएगा तो इसका 10% ऊर्जा ही इसके अंदर जाएगा, 90% ऊर्जा व्यस्त हो जाता है। उसके बाद इसमें देखिएगा कि इसमें जो 100% ऊर्जा है उसका मात्र ये 90% ही यूज करेगा, यानी कि इसमें ऊर्जा प्राप्त होगा खाने के बाद। ऐसे ही ये क्रम चलते रहता है। इसी को 10% नियम बोला जाता है। तो यानी कि जो जितना ज़्यादा शाकाहारी होगा उतना ही उसका ऊर्जा का प्रतिशत जो रहेगा ज़्यादा होगा। इसमें देखिए कि धारणीय या अस्थायी विकास किस अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो धारणीय या अस्थायी विकास का अवधारणा देखिएगा कि ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा यह किया गया था और 1987 में किया गया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अब घटक कहलाते हैं, तो कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। देखिए कि जितना सड़ता गलता है तो कवक और जीवाणु के द्वारा ही उसे विघटित किया जाता है, यानी डिकम्पोज किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है। स्थलीय पारितंत्र में जीव भर का पिरामिड कैसा रहता है, तो ये सीधा होता है। जीव भर का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तो ये जलीय पारितंत्र में होगा। तो वहाँ पे जीव भर का देखिए कि जो पारितंत्र होगा वो उल्टा बनेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र बोला जाता है। तो ये याद रखेगा। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं,
तो ये हो जाएगा आपको फाइटोप्लैंक्टस हो जाएगा। तो देखिएगा कि एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये समुद्र का इसका धरातल है, तो इसके ऊपर छोटा 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 एकदम बहुत जो नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देता है लोग, ऐसा जीव रहता है लोग, और उसको छोटा छोटा मछली खाता है लोग, और फिर उसको बड़ा बड़ा मछली खाता है लोग, ऐसे ही ये एक चलता रहता है। तो उसी को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टस बोला जाता है। पारितंत्र का गति खर्दय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्रों को कहा जाता है। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र को। जैविक अजैविक सभी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं लोग। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, या कहें कि सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो एकमात्र ही पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए कि भारत में रामसर साइट अभी 49 है, हालांकि ये अब बढ़ के 51 हो गया है। और रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे भूमि जो वहाँ पे आसपास में जल स्तर हो, और वहाँ पे जल स्तर जहाँ पे अच्छा खासा रहेगा तो पेड़ पौधा भी रहेगा, और पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पे चिड़िया, ये पक्षी, उसके बाद जानवर भी रहेगा लोग। तो ऐसे भूमि को आंध्र भूमि के नाम से जाना जाता है। आंध्र भूमि में देखिएगा कि नदी हो जाएगा, झील हो जाएगा, कहीं कहीं पे दलदलीय भूमि होता है, तो उसे भी आंध्र भूमि के में रखा जाता है। तो इसमें देखिएगा कि कौन कौन इसमें है। तो आंध्र भूमि में देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में देखिएगा ये बुलर झील है, होकिरा झील है, और सुर मानसर है। इसमें बुलर झील तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। लद्दाख देखिएगा तोसो मोरी झील है, तोसो कार में आंध्र भूमि क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में तंत्रचाल पेंगडम झील है, रेणुका है जो कि सबसे छोटी आंध्र भूमि है, तो ये याद रखिएगा। पंजाब में देखिएगा कि हरिके झील है, कृत्रिम आंध्र भूमि है। तो आंध्र भूमि में भी दो प्रकार का होता है, जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा उसे कृत्रिम बोलेंगे, जिसे प्राकृतिक बनाता है उसे प्राकृतिक बोला जाता है। काजली झील है, रोपर झील है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, और केशोपुर मियानी सामुदायिक है, नागल वन जीव है। तो सभी आपको याद नहीं करना है, कितना याद कीजिएगा, जहाँ पे हम बताएंगे उसे याद कर लीजिएगा। तो एक बुलर झील हो गया, होगरा झील याद कर लीजिएगा, और तोसु मिमिरी झील याद कीजिएगा, लद्दाख में है। उसके बाद रेणुका याद कीजिएगा क्योंकि ये सबसे छोटा झील है। हरिके बैराज याद कर लीजिएगा, ये पंजाब में पड़ेगा। केरल में देखिएगा कि अष्टमुडी, ये आप याद कर लीजिएगा, और वेबनाथ तो जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अष्टकोटम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये और ये। उसके बाद राजस्थान में देखिए कि सांभर झील है, तो केवला, ये तो जरूर आपको याद करना है। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका याद करना है। उड़ीसा में देखिए कि चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव वन है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोलोरू झील ये भी इंपॉर्टेंट है। असम में दीपोर बिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में पॉइंट क्लियर वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखिए कि त्रिपुरा में देखिए कि रुद्रसागर झील। उसके बाद मणिपुर में लोकटक झील है, जो एकमात्र पूरे विश्व में तैरता हुआ झील इसे माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए कि सर्वाधिक झील मतलब कि आंध्र भूमियाँ हैं, जिसमें ऊपरी गंगा तंत्र हो जाएगा। उसके बाद नवाजगंज पक्षी अभयारण्य, सामना पक्षी अभयारण्य, तो ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। पश्चिम बंगाल में देखिए कि पूर्वी कोलकाता आंध्र भूमि, और सुंदरवन तो जानते ही हैं कि सबसे बड़ा ये डेल्टा है और सबसे बड़ा आंध्र भूमि भी है। मध्य प्रदेश में देखिए कि भोज आंध्र भूमि है। गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य और थोल झील है। बांधववन आंध्र भूमि और खिजरिया आंध्र भूमि वन जीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में देखिए कि नंदुरी मधेश्वर और लोनार झील है, तो ये क्रिएटर झील भी है और ये आंध्र भूमि के अंतर्गत आता है। बिहार में देखिएगा कि काबरताल आंध्र भूमि। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ये सभी आपको थोड़ा सा याद रखना है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टास्ले के द्वारा दिया गया था, यानी कि G.A. टास्ले, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए बायोम एवं जैवमंडल, तो इसमें के बारे में हम लोग देखेंगे लोग। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम बोला जाता है। पृथ्वी पे सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम हो जाएगा। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक और अजैविक दोनों मिलकर जैव मंडल बनाता है लोग। इसके बाद देखिए कि कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध में स्थापित होता है? तो खाद्य जाल होता है, फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषित। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचलता या जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षण पर अपना प्रभाव दर्शाती है, तो इसे की स्टोन प्रजातियां कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। एबोनी तथा महागोनी वृक्ष किस वन से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
साल, सौगान, शीशम किस बायोम से संबंधित है? तो ये मानसूनी बायोम हो जाएगा। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहार वर्षावन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में होता है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम हो जाएगा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। तो देखिए कि ये जहाँ पे मिलता है लोग वहाँ का पेड़ पौधा का खनिज ये खा जाता है लोग, इसीलिए बोला जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ पौधा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है और इसको बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र का शत्रु। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुयाता में पाया जाता है। ये भारत में भी धीरे धीरे आ गया था, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि सागर जाल के नितल यानी तलहट में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथन्स बोला जाता है। रेंडियन किस बायोम का जंतु है? तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाना स्टार्ट किया गया? तो 1987 से हर 2 वर्ष में वन रिपोर्ट पेश किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत में वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लनोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास हो जाएगा। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थल पे अपने रहती है तथा सामान्य प्रवासी होता है? तो ये हो जाएगा आपका अम्ब्रेला प्रजाति। इसे अम्ब्रेला प्रजाति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास कौन सा है? तो ये हो जाएगा पतझड़ वन है। और इसके बाद देखिए कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास तो हम लोग देख लिए पतझड़ वन। अनुकूलम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो अयनवर्ती सदाबहार वर्षावन बायोम में पाया जाता है। हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो ये सावाना बायोम की हो जाएगी। किसी भी बायोम में प्रणालियों का जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास, जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण बायोम को बोला जाता है। की ओस्टन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक है। तो ये पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की ओस्टन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की ओस्टन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधे की जैसे कि एक चीज़ आप समझिए कि हिरन है लोग जहाँ पे, और हिरन विलुप्त होगा लोग, तो वहाँ का बड़ा बड़ा जो जानवर है जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा लोग, तो इसे की ओस्टन प्रजातियां बोला जाता है। पौधे की जाति जिसकी संरचना उसकी वृद्धि पर निर्भर करती है, पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारणों के अंतर्गत संबंध है। वनपाती वन देखिएगा कि किस प्रकार के बायोम में होता है? तो मानसूनी वन बायोम होना चाहिए। 2 विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रामक मंडल को क्या कहा जाता है? तो इकोक्लाइन बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कि 2 पारिस्थितिक तंत्र मान लीजिए कि एक रेगिस्तान है ये इधर, और इधर आपका समुद्र है, तो इधर समुद्र और रेगिस्तान जहाँ पे मिलेगा लोग, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों तरह के जानवर मिलेगा लोग, तो यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र होगा उच्च लेवल पे होगा। इसके बाद देखिए कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स एल्टर ने किया था। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखिए कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जैव विविधता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग, तो आइए देखा जाए। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो देखिए कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही जैव विविधता बोला जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका हो जाएगा वाल्टर जी रूसिन ने किया था, तो ये याद रखेगा। किस भौतिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को बोला जाता है। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
2011 से 20 में किस रूप में घोषित किया गया था? तो जैव विविधता दशक के रूप में। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये नॉर्मन मयस ने किया था 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत उत्पादन होते हैं तथा जहाँ पे स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट वो कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में 36 ऐसे हॉट स्पॉट जगह हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है वर्ष 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी वर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सिबक थ्रोन हो जाएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव से संबंधित है। तो एम स्ट्रिप आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को किया गया था। आगे है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पूंछ वानर यानी कि मैकॉन्ग के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2000 में किया गया, 2002 में। चलिए अब इधर देखा जाए। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मरीसर में सीडरॉक्सी ग्रोडेक्सी नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गया? तो ये डोडो पक्षी हो जाएगा। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर और उसके बीजों के अंकुरित में सहायता करता था, यानी कि जहाँ जहाँ पे जाएगा तो वहाँ के बीज का अंकुरित वहाँ पे गिराएगा। तो इससे क्या होता था कि ये जो पौधा था बहुत ज़्यादा फैलता था इधर उधर, लेकिन जैसे ये खत्म हुआ डोडा पक्षी, वो पौधा भी खत्म हो गया। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कच्छ का खाड़ी हो जाएगा, गुजरात में पड़ेगा। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो देखिए कि एक पश्चिमी घाट हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा और सुंडालैंड यानी कि निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियन उगलू जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो चमगादड़ की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, यानी कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए कि डाइक्लोफिनेक सोडियम ये जो है ये सबसे प्रमुख कारण हुआ है। भारत में गिद्ध की संख्या बहुत कम हो गया और लगभग कहीं कहीं पे तो ये ख़त्म ही हो गया है। तो देखिए कि डाइक्लोफिनेक ये दुधारू पशुओं में दिया जाता था, जैसे गाय भैंस हो गया लोग, और दूध बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब वो मरता था लोग तो गिद्धों के द्वारा उन लोगों के शरीर को डिकम्पोज किया जाता था और उसी के समय इनके गिद्धों के अंदर चला जाता था और फेफड़ा को खराब कर देता था, जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाता था। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बल्लभगढ़ हरियाणा हो जाएगा। अगला है वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो ये हो जाएगा रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, उस साइड में मिलता है लोग। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुस मृग हो जाएगा, एक प्रकार का हिरन है। और दाचीगाम ये कहाँ पड़ेगा? तो आपका कश्मीर में पड़ेगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जलीय मंडल पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के माध्यम से होता है। और देखिए कि खनिज और साथ में जल, ये पौधे के जो जड़ होते हैं वही पूरे पौधे में पहुंचाते हैं, जिसे जाइलम बोला जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछ सकता है कि साउथ बटन द्वीप कहाँ पे है? तो आप देख लिए अंडमान निकोबार में। इसके बाद देखिए कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 में किया गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल और दीर्घकालीन होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो चरम समुदाय हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। वृक्ष किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो ये नारियल हो जाएगा, नारियल वृक्ष को। तो आगे देखिए कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि भरतपुर में है और भरतपुर राजस्थान में पड़ेगा। चलिए इसके बाद इधर देखा जाए तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। तो ये दो नदी का नाम याद रखेगा। और आगे देखिए, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कि वनस्पति विज्ञान या बायोनोटिकल गार्डन जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको समझा दें तो देखिए, जैसे कि कोई भी जंतु हो गया, और जंतु के साथ साथ पेड़ पौधा या किसी भी जीव का संरक्षण करना हो तो दो तरीक़ों से किया जाता है। एक पहल का तरीका, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जंगल है और उसमें का जानवर कोई संकटग्रस्त है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगा दिया जाए और इसको यहीं पे संरक्षित किया जाए, यहाँ पे गार्ड और बढ़ा दिया जाए और जो नियम कानून है वो कड़ा कर दिया जाए, तो यहीं पे इसका संरक्षण हो जाएगा। और दूसरा का तरीका ये होता है कि उस जानवर को निकाल के किसी और जगह पे ले जाया जाए, जानवर हो या पेड़ पौधा हो या जीन हो, तो वहाँ पे दूसरे स्थान पे ले जाके और वहाँ पे उसका संरक्षण किया जाए। तो इसमें देखिए कि इसे बोला जाता है स्वस्थानीय और इसे बोला जाता है बाह्य स्थानीय। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, संरक्षण करने का पद्धति के इन सिटू के अंतर्गत कौन आएगा, तो वनस्पति उद्यान आ जाएगा। तो देखिए कि वनस्पति उद्यान उसी को संरक्षित किया जाता है। और जैसे चिड़ियाघर हो गया, या उसके बाद देखिए कि जहाँ पे सीड उड रखा जाता है, तो वो सब जो जगह होता है वो बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम ग्रीन हाउस, यानी कि अलग एक घर बना के उसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। इसे एक सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कितने जैव मंडल रिजर्व है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि भारत के वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन है, तो दाचीगाम है, ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। दाचीग्राम, सलीम अली, उसके बाद किश्तवाड़ और काजीनाग, नाग नागिन वाला जितना आएगा तो ये आपका जम्मू कश्मीर में ही आएगा। ये थोड़ा सा कोड वर्ड भाषा है। और देखिए कि वन्यजीव अभ्यारण्य में शीत मरुस्थल, होरेकेसर और सुरेनसर और मानसर ये आ जाएगा। टाइगर यहाँ पे पाया नहीं जाता है, तो टाइगर रिजर्व नहीं होगा। लद्दाख देखिए कि हेमीसाई, ये लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये याद रखेगा। और वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो चांगथांग है, जो 1600 वर्ग किलोमीटर में है। हरियाणा में देखिए कि कालेश्वर हो जाएगा, सुल्तानपुर हो जाएगा। और वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए कि कालेश्वर और नाहर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और इंदर कलिका या इंदर किला, खीर गंगा और पीन घाटी और सिम्बा बारा, तो ये सब आप याद रखिएगा। और वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए कि चंद्रताल, पोंग डैम झील है और रेणुका है, जो कि सबसे छोटा है। ये सब में टाइगर नहीं पाया जाता है लोग, तो टाइगर रिजर्व नहीं है। उत्तराखंड में देखिए कि जिम कार्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में स्थापित किया गया था। फिर गंगोत्री और गोविंद पशु विहार, गंगा नंदा देवी और साथ में राजा जी और फूलों की घाटी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे देखिए कि केदारनाथ जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। और टाइगर रिजर्व का बात किया जाए तो जिम कार्बेट रिजर्व और राजा जी टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। इसके बाद राजस्थान में देखिएगा तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय मुद्रा हिल्स ये सब है। और वहीं पे वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व का बात किया जाए तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स दोनों एक में है, रामगढ़, विषधारी। गुजरात में देखिए तो गिर वन, मरीन जो कच्छ की खाड़ी में है, और ब्लैक बग, वसंदा ये सब है। और यहाँ पे देखिए कि गिर समुद्री, कच्छ की खाड़ी और नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधा है, ये सब यहाँ पे है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में देखिए संजय गांधी, जिसे बोरीवली के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद पेंच है जो जवाहरलाल नेहरू, और तबोदा, गुगामल और नवेगांव और जागजीरा और चंदोली। ग्रेट इंडियन बस्ट, फंडस, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, मेलघाट, नागजीरा, करनार पक्षी, पेनगंगा, उमरेबे, पौनी, करहांदा।
इसमें देखिएगा कि टाइगर रिजर्व कौन का है, तो मेलघाट है, तामोडा है और पेंच है, सहादरी, नवागांव, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए कि नगजीरा और बुर देखिए सबसे छोटा क्षेत्रफल है इसका। गोवा में देखिए कि महावीर और महावीर यहाँ पे वन संरक्षण भी है, तो ये आप याद रखिएगा, वन जीव संरक्षण महावीर, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा। कर्नाटक में बात किया जाए तो नागरहल, केंद्रमुखी, बनरघाटा, अंसी और बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए टाइगर रिजर्व में बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी, नागरहल और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। बांदीपुर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए कि तंडेरी, घाट प्रभा, चनौली और तालकोड़ी। केरल में देखिए कि अन्नामुडी, इराकुलम, मिथेकेट्स 16 और पाराम्बकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली है। इसके बाद देखिए थनगेट पक्षी अभ्यारण्य, इडुक्की, नेपाल, पाराम्बकुलम और मालाबार और पेरियार हो जाएगा। यहाँ पे पेरियार और पाराकुलम ये आपका टाइगर रिजर्व है। केवलादेव देखिए कि केवलादेव जो है ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय है और इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इधर बचा है, तो देखिएगा कि तेलंगाना में क्रासू नंद रेड्डी महावीर हरिना स्थल, ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी एक बार जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वन जीव अभ्यारण्य, तो नागार्जुन सागर, प्राणहिता और कनेसरी है। टाइगर रिजर्व देखिए कि कवल और अमराबाद है। तमिलनाडु में देखिए इंदिरा गांधी, जिसे अनाई मलाई के नाम से जाना जाता है, मृदु मलाई, गुंडुकी और मुकुथुई और मनार की खाड़ी है। कोडाई कनाल और पॉइंट कैलिसर और पुलिकट झील है। सत्यमंगलम है और कालाकांड और वेंदाथलम और वेलांदू और मुदु मलाई है। तो ये वन जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद टाइगर रिजर्व में देखिएगा कि कलई मुंडई और अन्नामलाई, मुंडमलाई, श्री, ये पढ़ लीजिए, एक सत्यमंगलम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में देखिए राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर। और वन जीव अभ्यारण्य देखेंगे लोग तो कोरिंगा हो जाएगा, कोलोरी हो जाएगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार। पुलिकट नागार्जुन हो जाएगा, सागर श्रीशैलम हो जाएगा। टाइगर रिजर्व में देखिए कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिए तो इसमें देखेंगे लोग कि इंद्रावती और कांगेर घाट, गुरु घासीदास, जिसे संजय गांधी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान से। उसके बाद देखिए कि अचार कमार और सीता नदी, ये आपका हो जाएगा वन जीव अभ्यारण्य, तो ये याद रखेगा। और इसके बाद देखिए टाइगर रिजर्व में अगर बात किया जाए तो इंद्रावती, उसके बाद अचार कमार, गुरु घसीटी, रामदास, तो ये याद रखेगा। उसके बाद उड़ीसा में तो आप जानते ही हैं भीतरकनिका और सिमली पाल, ये आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान में तो वन जीव अभ्यारण्य है ये, भीतरकनिका, चिल्का और गहीर माथा, नंदाकना और सतकोशीय जार्ज और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और सतकोशी का गार्ज भी टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में देखिए बुक्सा, गुरुमारा और नेवेरी वैली, संगलीला और सुंदरवन जलपारा, एक सिंग वाला गेंडे के लिए फेमस है। और देखिए कि यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य तो चमरामारी, वलपुरम और सुंदरवन और बुक्सा तो टाइगर रिजर्व है ही। त्रिपुरा में देखिए क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, जिसे राजबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें देखिएगा वन जीव अभ्यारण्य में तो गुमटी और सेपानी जाला हो जाएगा। मिजोरम में देखिए मुलेन और फवनपुई, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, इससे भी पूछता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। दम्पा और थोड़ा लॉन्ग, ये आपका यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, वन जीव अभ्यारण्य है ये। और दम्पा देखिए तो ये टाइगर रिजर्व है। मणिपुर में केबू लामजाओ, ये बहुत फेमस है, और सिरोही ये है, तो ये दोनों याद रखेगा, दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगर बात किया जाए, हाँ चलिए अब पतला हो गया, नागालैंड में इटाकी है, तो ये याद रखेगा। और फाकिम जो है 662 हेक्टेयर में है। पंखुई सेरा आर्किटिक यहाँ पे है। और देखिए कि इसके बाद आगे जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे देखेंगे लोग। अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामदफा और माउलिंग यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। पंखुई सेरा आर्किड यहाँ का वन जीव अभ्यारण्य है। नामदफा, पक्के और कमललंग ये यहाँ का टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिएगा कि असम में
तो असम में बात किया जाए तो डिब्रू साखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ओरंग और नामेरी, रायमोना, देहंग पटकाई, ये सब यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी और लखोआ, ये देखिएगा कि आपका यहाँ का वन जीव अभ्यारण्य है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग ये सब टाइगर रिजर्व है। नामेरी देखिएगा कि ओरंग देखिएगा कि ये 50वां टाइगर रिजर्व है, तो ये याद रखिएगा। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और किताब और पंगोल लखा ये यहाँ का राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। मेघालय में देखिए कि पालफक्रम और नोकरेक रिज हो जाएगा, जो गारो हिल्स का ही एक भाग है। नखलेम और सिंजू, बाघमारा ये सब आप यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, सॉरी। झारखंड में देखिएगा कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो डालमा, गौतम बुद्ध और हजारीबाग और पारसनाथ, पलामू और पंचमंची हो जाएगा। पलामू यहाँ का टाइगर रिजर्व है। बिहार में देखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो ये हो जाएगा भीमबांध, गौतम बुद्ध और कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला हो जाएगा। टाइगर रिजर्व एकमात्र है जो वाल्मीकि है, दूसरा का बनाया जा रहा है जम्मू में, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए कि दुधवा है। बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, उखला, पटना ये सब आपका आ जाएगा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान में, सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य में आ जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान तो दुधवा है। दुधवा और पीलीभीत यहाँ का टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। बांधवगढ़, फसील जिसे मंडला के नाम से जाना जाता है, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी इसे पेंच के नाम से भी जाना जाता है, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार और डायनासोर कुनो राष्ट्रीय पार्क यहीं पे है। वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो बोरी और गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल ये सब यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पे देखिए कि इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे पाया जाता है। पन्ना हो जाएगा, इसमें कान्हा हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, बांधवगढ़ और पेंच हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें देखिएगा कैंपेबेल बे है और गाथियारा बे है, महात्मा गांधी मरीन और माउंट हैरिसन है, रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक है, ये सभी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य का बात किया जाए तो टर्टल द्वीप और बैरन द्वीप है। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दिल्ली में देखिए तो ओसला भाटी जो है ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था, इंडियन राइनो विजन 2002 में लाया गया था, तो ये सभी प्रारंभ किया गया था। और आगे देखिए कि यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 12 दिया गया है, तो एक बार देख लिया जाए। नीलगिरी आप जानते ही हैं कि नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, और ये शामिल हुआ था 2000 वर्ष में, तो ये मत याद रखिएगा, क्योंकि सबसे जो नज़दीक का है तो वो पूछ सकता है कि जैसे 2019, 20, 21, 22 और 24 तक का पूछ सकता है, लेकिन इतना पुराना नहीं पूछेगा। पहला पूछ सकता है तो पहला नीलगिरी याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। मन्नार की खाई तमिलनाडु में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल जानते ही हैं, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक अचनाकमार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगस्ता मलाई ये तमिलनाडु में पड़ेगा। और कंचनजंगा देखिए कि 2018 में इसे शामिल किया गया था, कंचनजंगा सिक्किम में है। और पन्ना देखिए मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जो 1986 में शामिल किया गया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा से संबंधित समझौता ये है और इससे संबंधित है। इसके बाद बात किया जाए तो किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो अनुवांशिकी विविधता का किया जाता है। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, तो रोजर और पनवार हो जाएंगे। अरबी बादा क्या है, तो देखिए कछुए की कुछ प्रजाति की व्यापक घोंसला की प्रक्रिया है, इसे बोला जाता है अरबी बादा। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ओस्लो में है और ये नॉर्वे में पड़ेगा। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है, तो मध्य प्रदेश में हम लोग देखे हैं लोग 11 है। इसके बाद बात किया जाए तो जैव सुरक्षा कार्टाजेनेवा प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी
किस शहर में है? तो जामनगर में है और जामनगर गुजरात में पड़ता है। उड़ने वाली छिपकली जिसे डेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। देखिए कि जिम कार्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। रुजुक टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये याद रखिएगा कि जिम कार्बेट का पहला नाम क्या था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए कि विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप सेशल हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा। भारत में पक्षियों का प्रथम वनवारण कहाँ स्थापित है? तो वेदा थालंग में हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस जंतु के लिए संरक्षित है? तो बारहसिंगा के लिए। और भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ के द्वारा खोजा गया था। किसे गंगा के टाइगर के उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है। तो ये याद रखिएगा। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है और राजस्थान में पड़ेगा। रंगनथोटू पक्षी अभ्यारण्य मांड्या, ये मांड्या में पड़ेगा, जो कर्नाटक में है। पेथाथंगल पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुर, ये तमिलनाडु में पड़ेगा। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लौर, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम, ये हरियाणा में पड़ेगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चोराओ में पड़ेगा, मांडवी नदी के किनारे, ये गोवा में पड़ेगा। कौंडिल पक्षी अभ्यारण्य चित्तूर में है, ये देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य पुरी के पास है, उड़ीसा में। कुमारा कॉम पक्षी अभ्यारण्य या वेबनाथ पक्षी विहार, ये देखिएगा कि कोट्टायम में पड़ेगा और ये केरल में है। देखिए कि यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। चलिए अगला हम लोग का जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन है। तो भूगोल में भी पढ़े हैं लोग और यहाँ पे भी देखेंगे लोग। तो इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। किस गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी गैस का वैश्विक तापन निर्भर किस पे निर्भर करता है? तो उस गैस की अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल। उसके बाद देखिए कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा, जो कि देखिएगा कि जहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये विमुक्त होता है और वो गर्म होता है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वार्षिक तापांतर में वृद्धि, उद्योग पूर्व स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस तथा संभवतः हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक न हो पाए, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभाव में आया? तो 2005 में। सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये गर्म कर देता है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो आर्द्रभूमि हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा और हाइड्रेट्स हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विकास किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट देखिए कि WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इनके द्वारा ये किया गया है। विश्व के तापमान पे आंकड़ा प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया हो जाएगा, ब्राज़ील और केनिया हो जाएगा, ये 3 देश याद रखिएगा। आगे दिया है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त होता है? तो आइस कोर से प्राप्त होता है, तो ये याद रखिएगा। देखिएगा कि भूटान एक कार्बनिक नेगेटिव देश है, यह प्रति वर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। तो देखिए कि यहाँ पे प्रदूषण वायु प्रदूषण है ही नहीं। हिम तत्व देखिए आइस कोर किस ग्लेशियर या बर्फ की चादर को
छेद कर प्राप्त किया गया तो एक बेलनाकार नमूना होता है। देखिए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होता है, तो समूच्च बांध हो जाएगा, अनुपात संयंत्र और शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था, तो कानून सम्मेलन मैक्सिको 2010 हो जाएगा। हरित जलवायु कोष के गठन क्या उद्देश्य था, तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागरीय की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखिए कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड का ये राजधानी है, वर्ष 1979 में किया गया था। कौन सी घटना वैश्विक तापमान का ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कौन सी घटना वैश्विक तापमान के प्रभाव को दर्शाता है, तो हिमानी का पिघलना यानी कि हिम का पिघलना और सागरीय तल में उत्थान। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगा। वैश्विक तापमान के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो इटली और स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर्स मनाया जाता है। इसका समय 8:30 से लेकर 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर्स मनाया गया, जिसमें 192 2021 नहीं 2024 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो 2024 में देखिए कि ये 2024 में 29 जून को मनाया गया था, तो ये याद रखेगा। पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, 192 देश इसमें शामिल हैं, तो ये याद रखेगा। और ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर्स का 18वां संस्करण था, तो ये 15 नहीं होगा। इसका विषय देखिए पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिद्वंद्विता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की, तो 8 अगस्त 2017 हो जाएगा। IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1990 में प्रकाशित किया गया। 8 के बाद 9वां नंबर ये हम लोग देखेंगे ओजोन परत क्षरण और प्रदूषण। तो देखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित होता है, तो ये समताप मंडल में होता है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊपर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होता है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की, तो DW केंट मुलर के द्वारा ये खोजा गया था। चलिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की, तो बायन गार्डनर और जोनाथन सैंकलिन के द्वारा ये खोज किया गया था। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं इसके बारे में। तो देखिए जैसे ये ओजोन गैस जो पाया जाता है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी के ठीक ऊपर 20 से 35 किलोमीटर एक गैस का आवरण है, जिस गैस का नाम रखा गया है ओजोन गैस। और ओजोन गैस का काम क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ सूर्य से जब किरण आता है तो उसके साथ में बहुत सारा अल्ट्रा वेव भी आता है, पारावैज्ञानिक किरण। तो जब इस पे पड़ता है पारावैज्ञानिक किरण, तो ये ओजोन गैस जो होता है इसे या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या लौटा देता है। तो इस प्रकार देखिए पारावैज्ञानिक किरण ये पृथ्वी के धरातल पे नहीं पहुंच पाता है। अगर ये धरातल पे पहुंचेगा तो जैव विविधता को नष्ट कर देगा बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए कि मनुष्यों में कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि पृथ्वी पे जैव मंडल को ये बचाता है ओजोन गैस, तो ये याद रखिएगा। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और ओजोन गैस देखिए कि सबसे ज़्यादा इसके हानिकारक गैस CFC गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हम लोग जितना ठंडा करने वाला मशीन का उपयोग करते हैं, जैसे AC से सबसे ज़्यादा निकलता है, तो ये याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि ओजोन गैस के बारे में पूरी दुनिया में प्रचार हो सके, बताया जा सके और जागरूकता आ सके। उसके साथ साथ में देखिए कि ओजोन जो गैस होता है, अगर देखिएगा कि ये गंध कैसा देता है, तो सड़ा हुआ मछली की तरह देता है। और देखिए कि अटलांटिक के ऊपर इसका गर्मी के दिनों में इसका जो मोटाई होता है ये कम हो जाता है, लगभग 14-15 किलोमीटर का ये मोटा होता है, लेकिन ये 3-4 किलोमीटर का मोटा यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे भी।
तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ छेद हो गया, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए ये संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या का समाधान है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो डॉप्सन की इकाई में मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो CFC हो जाएगा, हैलोजन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, टाइक्लोरोएथिलीन हो जाएगा, हेलेना 1211 और 1301 आदि हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वायु में देखिएगा कि चलिए आगे देखिए वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो आप कभी कभी देखिए इसे एब्जॉर्ब कीजिएगा कि जैसे आप रूम में सोए हुए हैं और सन खिड़की से या कोई छिद्र से सनलाइट आ रहा है, तो आप देखिए कि छोटा छोटा कण दिखाई देता है, तो उसी के बारे में ये बोला जा रहा है। इसमें देखिए ये 5 माइक्रोकॉन से कम होता है इसका आकार। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजेनिक बोला जाता है इसे, तो ये याद रखिएगा। जैव निम्नकरणीय हरित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करता है। वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसे प्राथमिक प्रदूषण में रखा जाता है, इसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। वायु प्रदूषण जो प्रदूषण सीधे सीधे वायु में मिलते हैं तो उसे प्राथमिक प्रदूषण बोला जाता है। ऐसे प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीय वायु प्रदूषक बोला जाता है। आगे देखिए इधर परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट ओजोन परत स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक है, तो ये द्वितीय प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सांस के द्वारा अंदर जाता है तो आदमी का मृत्यु होने का चांसेस बढ़ जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो ये सुपोषण बोला जाता है इन्हें। जिससे एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि पेड़ पौधा जब कोई जीव खाता है तो पेड़ पौधा भी तो अपना तत्व लेते होंगे, और वो तत्व अगर मान लीजिए प्रदूषण से लेते हैं लोग तो फिर जो उन लोगों के शरीर में होगा तो वो प्रदूषण युक्त ही भोजन होगा, फिर उसको कोई जीव खाएगा, फिर उस जीव को आदमी खाएगा, तो इस प्रकार देखिएगा कि उसे सुपोषण बोला जाता है। अगला है वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सा धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो इसका हो जाएगा लेड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो जैव विघटित प्रदूषक बोला जाता है इसे। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टाई फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने वाले कौन से रोग हो जाते हैं, तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। जैव उपचार से तात्पर्य है, तो जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। देखिएगा कि रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक और हाइड्रोकार्बनिक होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनियम भी प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उपचार यदि प्रदूषक प्रभाव क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार बोला जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बाह्य स्थानीय जैव उपचार बोला जाएगा, यानी कि बाहरी ले जाके इसका उपचार करना। इसके बाद देखिए कि क्या दिया है, प्रदूषकों को जड़ों पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है,
तो फाइटो निष्कर्षण बोला जाता है इसे। चलिए इधर देख लीजिए, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फ्रेवी एवं हेनरी बुसन ने की थी, तो ये याद रखेगा। चार्नोबिल यानी कि ये यूक्रेन में एक स्थान है स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। इधर प्रदूषण दिया गया है, इधर दुष्प्रभाव दिया गया है। तो देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड से स्वास्थ्य संबंधित रोग होता है और नाइट्रस ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समस्या हो जाता है, यानी सर दर्द हो जाएगा, सर में बीमारी हो जाएगा। धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है, सीसा से कैंसर हो जाता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है, तो ये दामोदर नदी हो जाएगा और ये हुगली नदी के वितरिका एक नदी है, तो ये याद रखिएगा। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है और अथवा मिथेनोग्लोबिलिमिया हो जाता है, तो ये याद रखेगा। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं, तो देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रजनन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीमर से निर्मित होता है, इसीलिए। उसके बाद देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन सी गैस का रिझाव हुआ था, तो मिसाइल साइनोसाइनाइड हुआ था। इंस्टेनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1974 में किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली गैस कौन सी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। पार्थेनियम एक ये गाजर घास है कि पराग कणों से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग हो जाता है या दमा हो जाता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के होते हैं लोग। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो उष्मीय प्रदूषण होगा। चलिए देखिए, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन नंबर या मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो बेंजीन, टोल्यूनिन और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेंजीन के कारण देखिए कि रक्त कैंसर हो जाता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है, तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होता है, तो ये याद रखेगा। चलिए आगे देखिए, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड है। कोयला उद्योग में देखिए कि संलग्न व्यक्तियों को सामान्य कौन सा रोग हो जाता है, तो निमोकोनियासिस हो जाता है। भारत में प्राय सभी अपमार्जक में किस पदार्थ का अधिकता होता है, तो फास्फेट का उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कि किस उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनोसिस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। आगे है ब्लैक फुट नमक रोग किस कारण होता है, तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के रूप में जाना जाता है, तो जलकुंभी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाली परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है, तो रेडियो सक्रियता फॉर्सिप के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिग्मेटोस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है, तो पारावैज्ञानिक विकिरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि वायु प्रदूषण और उससे प्रभावित अंग, तो देखिए कि एवेस्टर धूल यानी धूल कण में छोटा छोटा होता है लोग, तो ये फेफड़े को बीमारी हो जाता है यहाँ पे। सीसा से देखिए कि मस्तिष्क प्रभावित होता है, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिनी देखिए कि आरबीसी को ये धूमिल कर देता है और उसमें चिपचिपा ज़्यादा ला देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन ले जाने और लेके ऑक्सीजन आने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। आगे देखेंगे लोग कि इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इसे फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर होता है, तो ये याद रखेगा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे लोग पर्यावरण
वर्णीय संस्थाएं और संगठन। तो देखा जाए संगठन दिया गया है और उसका उद्देश्य है। तो देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका स्थापना 1972 में किया गया था और सदस्य देश 193 है। मुख्यालय इसका नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में पड़ेगा। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण पारिस्थितिक एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। तो इसका लक्ष्य ये है। IUCN देखिए क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना 1948 में किया गया था। मुख्यालय इसका देखिए इंग्लैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देखिए कि संस्था और देश लेके 1300 के आसपास में है लोग। यह प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन पादप जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय यानी कि साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना 1973 में किया गया था। मुख्यालय जिनेवा में पड़ेगा और 183 देश है लोग। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन जीवों और पादपों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविका के लिए उत्पन्न न करे, कोई समस्या उत्पन्न न करे। तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। तो देखिए कि ये 1979 में किया गया और 313 इसमें देश और संगठन है। बर्न में इसका मुख्यालय है। यह अभिसरण प्रवासी पक्षी पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका स्थापना 1961 में किया गया था। सदस्य देश 100 है लोग। ये इंग्लैंड में मुख्यालय है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध और पुनः स्थापना के लिए कार्य करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसका स्थापना 1922 में किया गया था। इसमें सदस्य देश 121 है। कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है, जो UK में पड़ेगा। यह पक्षी और उसके आवास का संरक्षण करता है, वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। इसके आगे देखेंगे लोग, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1974 में किया गया। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, USA में। और इसका उद्देश्य देखिए कि पौष्टिक भोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस देखिएगा कि इसका स्थापना 1971 में किया गया। मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, यानी नीदरलैंड में। यह वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन, निवडीकरण, अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटरन इंटरनेशनल, इसका स्थापना 1996 में किया गया और बेजनिंग यानी नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के कार्य करता है। रोटरडैम कन्वेंशन, ये देखिएगा कि 1998 में लाया गया। सदस्य देश 157 है और रोटरडैम ये नीदरलैंड में पड़ेगा। यहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा पहुंचाना और पक्षकार राष्ट्रों के माध्यम से हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सरकारी प्रयासों पर बल देना। इसके बाद देखिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 2001 में किया गया। सदस्य देश 152 है लोग और स्टॉकहोम में इसका मुख्य हेडक्वार्टर है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के कार्य करता है। इसके बाद देखेंगे लोग कि विविध जो क्वेश्चन है उससे संबंधित। तो देखिएगा कि पग मार्क तकनीकी क्या है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वन जंतुओं के जनसंख्या आकलन के लिए, यानी कि जंगल में तो ऐसे गिना नहीं जा सकता है जो जंतु है लोग, तो उन लोगों का जो पंजा का चित्र होता है उसी के द्वारा मापा जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो सतत विकास से है। रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ये प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है, तो ये पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि होती है प्रदान किया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसके बाद देखा जाए कि ग्लोबल 500 वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल को यह पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखिए कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो सियरा सियोल हो जाएगा।
किस पर्यावरणीय कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? जो चंदी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संस्था यानी नीरी कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये केरल में है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष गंगा डॉल्फिन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1982 में। देखिए कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुआ? तो 2008 में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ पे है? तो देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए इधर देखिए, हरित अर्थव्यवस्था के हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन है? तो चीन है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये झांसी में है और झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन और वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण कार्यों के लिए दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन जीव कोष का शुभारंभकर है? तो पांडा हो जाएगा। उसके बाद देखें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो महासागर विकास मंत्रालय नाम था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन क्षेत्र में दिया जाता है। आंदोलन दिया गया है और संबंधित व्यक्ति, तो देखिए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैत्री आंदोलन से कल्याण सिंह रावत हो जाएंगे। बिश्नोई आंदोलन से देखिएगा संत जाबोजी, अमृता देवी बिश्नोई। देखिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राजील में पड़ेगा, 1992 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया 2018 में। इसके बाद देखिए कि कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दिया गया है। देखिएगा कि जो एस स्वामीनाथन है ये भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में और कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधिया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछता है, तो इसे भी एक बार देखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये 1972 में लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया ये बताया गया है। 5 जून को पर्यावरणीय दिवस मनाने का निर्णय, मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में कार्य करना। हेलसिंकी सम्मेलन देखिए कि 1954 में आया था, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। लंदन सम्मेलन देखिए 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण पर प्रतिषेध करता है। और यूरोपीय वन्यजीव प्राकृतिक निवारण एवं क्षेत्र संरक्षण 1979 में लाया गया था प्रजाति संरक्षण के लिए। वियना कन्वेंशन 1985 में आया ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए। चलिए आगे देखा जाए तो देखिए आगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में लाया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए देखिए कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में ये हुआ था पर्यावरण विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए। इसमें देखिए कि एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की यहाँ पे देखिएगा कि स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिएगा कि नैरोबी घोषणा पत्र, ये देखिएगा कि 1997 में लाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव क्रियान्वित करने के लिए। इसके बाद है क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, ये पृथ्वी 5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 5 वर्ष बाद लाया गया था। इसमें देखिए कि 1997 में ये आया, ग्रीन हाउस गैस की पहचान तथा भूमंडलीय तापमान को कम करना इसका लक्ष्य था। वर्ष 1992 के स्तर में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। जोहान्सनबर्ग, ये रियो 10+ सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी 10 सम्मेलन 2002 में लाया गया।
सतत विकास पे विशेष बल और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करना, इसका दोनों का ये लक्ष्य था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन देखिए कि UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है, ये 2005 में लाया गया। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और 1990 के स्तर तक लाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। नुसा दुआ सम्मेलन, बाली रोड मैप भी इसे बोला जाता है, 2007 में आया। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव। कोपेनहेगन सम्मेलन, और कोपेनहेगन सम्मेलन देखिएगा कि पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, 2009 में आया। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने का प्रावधान था और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का यहाँ पे उल्लेख किया गया। इसके बाद देखिए कि कानकुन सम्मेलन 2010 में आया और हरित जलवायु कोष स्थापना का इसमें निर्णय लिया गया। डबरन सम्मेलन COP17 के नाम से जाना जाता है, 2011 में आया। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना किया गया। दोहा सम्मेलन देखिएगा कि COP18 2012 में आया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। Rio+20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 2012 में आया। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का शतक सम्मेलन था। इसमें द फ्यूचर और वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पे बल दिया गया। इसके बाद देखिए कि वर्षा सम्मेलन आया जो COP19 के नाम से जाना जाता है, 2013 में आया। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति इसमें हुआ। लीमा सम्मेलन जो कि COP20 के नाम से जाना जाता है, 2014 में आया। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत किया गया। पेरिस सम्मेलन देखिएगा कि COP21 2015 में आया। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी ये संधि है। बाली इगली सम्मेलन जो मोरक्को के नाम से जाना जाता है, मोरक्को 22 2016 में आया। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मार्केस कार्यवाही की उद्घोषणा किया गया। उसके बाद देखिए कि बॉन सम्मेलन जो देखिए कि COP23 के नाम से जाना जाता है, 2017 में आया। ये फिजी मोमेंटम फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रस्तुत किया गया। कोटोवाइस सम्मेलन जो पोलैंड में आया और COP24 के नाम से जाना जाता है, 2018 में आया। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली। मॉन्ट्रियल सम्मेलन देखिए कि स्पेन में आया जो कि 2025 में लाया, COP इसे 2025 बोला जाता है, 2019 में ये आया। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद करने की घोषणा किया गया। इसके बाद देखिए कि ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम जो कि COP26 है, 2021 में ये आया। और देखिए कि कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। तो देखिए कि यहाँ पे जाके हम लोग का आज का मास्टर वीडियो जो कि पर्यावरण से संबंधित था ये ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद देखिए कि अगला जो भी आएगा मास्टर वीडियो साइंस से संबंधित आएगा, तो इसे यहीं पे समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे आ गए हैं तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।